Hello friends, we are discussing about RRB JEE exam, especially for electrical and electronics branch. Okay, हम आज RRB JEE एग्ज़ाम के बारे में जानकारी करेंगे, स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए। तो इसमें हम देखेंगे RRB एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और एग्ज़ाम में कितना स्टेजेस होता है और उस स्टेजेस में क्या क्या सिलेबस रहता है और उसमें क्या कट ऑफ क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स गो। सो अबाउट द आरआरबी जेईई एग्जामिनेशन, पहले देखा जाए तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है। पहली बात ये है कि दिस इज कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट, ये एग्ज़ाम किस चीज़ के लिए कंडक्ट करता है? पहली पोस्ट है कि जूनियर इंजीनियर। ये तो वेरियस ब्रांचेस के लिए भी होता है। इसमें हमारा देखा जाए तो ये वाला जूनियर इंजीनियर फॉर JRRB JEE फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से ये वाला पोस्ट फिल किया जाता है, जूनियर इंजीनियर का पोस्ट। ओके, तो इसमें देखिए ये तो लेवल 6 का है पे स्केल इसका, ये 7th पे कमीशन इस पर लागू होता है। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, आप जब ट्रेनिंग पे हो देन यू आर रिसीविंग दिस अमाउंट प्लस सम अदर अलाउंसेस भी आपको मिल जाता है। ओके, ये तो एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, अब हम देखे जाएंगे तो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब एग्ज़ाम हम अप्लाई करने के लिए सो व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो इसके लिए पहले एज क्राइटेरिया है, वो 18 ईयर्स से लेके 33 ईयर्स का एज होना चाहिए। ये फॉर जनरल कैटेगरी, ये जनरल कैटेगरी के लिए 18 से लेके 33 ईयर्स का एज गैप होना है। तो मिनिमम कितना होना चाहिए? ये मिनिमम 18 ईयर्स कंप्लीट होना है और मैक्सिमम 33 ईयर्स से क्रॉस नहीं होना है। ठीक है, इसमें ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन होता है 3 ईयर्स का। नॉन क्रीमी लेयर जो भी होता है उसके लिए 3 ईयर्स का एग्जामिनेशन लिखने के लिए रिलैक्सेशन देता है 3 ईयर्स। और सिमिलरली SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन रहता है। मीन्स ओबीसी वाले लिख सकते हैं 36 ईयर्स तक, और SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है वो कैंडिडेट्स लिख सकता है 38 ईयर्स तक। ठीक है, दिस इज द एज क्राइटेरिया। और नेक्स्ट आता है इसमें आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। आपको देखिए 3 ईयर्स डिप्लोमा डिग्री कंपलसरी होना चाहिए, या फिर बीटेक भी होगा वो भी चलेगा। ठीक है, तो डिप्लोमा होना चाहिए एंड बीटेक भी होता तो चलेगा। ठीक है, दिस इज द एसेंशियल, ये तो मिनिमम होना चाहिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा, और आपके पास बीटेक भी है वो भी चलेगा। ठीक है ना, तो ये बीटेक में आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हो तो इलेक्ट्रिकल डिग्री होना चाहिए, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो इन द एप्लीकेशन फॉर्म आपको इलेक्ट्रिकल में एक बटन आएगा, सब बटन, उसमें क्लिक किया जाएगा ना, तो इलेक्ट्रिकल का रिलेवेंट जो भी स्ट्रीम्स है लाइक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ऐसा जो भी ब्रांचेस रिलेवेंट टू द इलेक्ट्रिकल है ना, तो वो वाला सब लोग अप्लाई कर सकता है इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सो दिस इज द एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर RRB JEE। नेक्स्ट, इसमें देखिए इसमें एक नोट दिया गया है कि एप्लीकेंट्स हु आर एट टू obtain देयर डिग्री और इन फाइनल सेमिस्टर आर नॉट क्वालिफाइड। ये ध्यान रख लेना, क्योंकि अभी जो भी बच्चा है अभी डिप्लोमा या बीटेक कंप्लीट नहीं किया है तो वो एलिजिबल नहीं है एग्ज़ाम लिखने के लिए। अंडरस्टैंड? सो जो भी उसका कंप्लीट कर चुका है, जो डिग्री डिप्लोमा हो या बीटेक हो, जो भी कंप्लीट किया है वही इस एग्ज़ाम लिखने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो एक तो एज हो गया, दूसरा तो डिग्री क्वालिफिकेशन हो गया। ठीक है ना, तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो आफ्टर एलिजिबिलिटी, एलिजिबल होने के बाद आप क्या है ये देखिए। नेक्स्ट, RRB JEE एग्ज़ाम पैटर्न है। इसमें देखिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। आप अप्लाई करेंगे एग्ज़ाम के लिए तो एग्ज़ाम की तैयारी तो करना है ना, तो उसमें आपको 3-4 स्टेजेस में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। पहले वन CBT मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। ओके, नेक्स्ट CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। ओके, सो ये दोनों आपको ऑब्जेक्टिव तरफ का होता है, ये तो ऑब्जेक्टिव तरफ का एग्ज़ाम है। सिलेबस अलग अलग है, दोनों ऑब्जेक्टिव है, दोनों ऑब्जेक्टिव तरफ का एग्ज़ाम है, लेकिन सिलेबस आपको अलग अलग होता है। ओके, आगे स्लाइड्स में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस रहता है एक CBT के लिए, CBT 1 के लिए क्या सिलेबस है, CBT 2 के लिए क्या सिलेबस है, हम आगे देखेंगे। ठीक है,
आप ये क्वालिफाई होने के बाद CBT 2 के लिए एलिजिबल होता है, और ये भी क्वालिफाई होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। सो हियर आप क्या करना है, आपका डिग्री जो भी है वो वेरीफाई होता है यहाँ पे। उसके बाद आता है मेडिकल, ठीक है। तो इधर जो भी उन्होंने मेजरमेंट्स दिया हुआ है, फिजिकल मेजरमेंट, हेल्थ कंडीशन जो भी मेंशन किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मेडिकल स्टेज एक रहता है। तो ये चारों स्टेज कंप्लीट करने के बाद ही आप JEE बन सकता है। ओके, सो वंस you completed all the 4 stages, okay, then only you guys become a junior engineer in railway recruitment board, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जाम पैटर्न। अभी देखते हैं CBT 1 क्या है, ठीक है। CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, तो इसमें क्या बताया जाता है, इसमें पहले क्या क्या सब्जेक्ट होता है, सिलेबस क्या रहता है, और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना होता है, नंबर ऑफ मार्क्स कितने का है, ये डिस्कस करनी है, ठीक है। इसमें देखिए पहले मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 रहता है, ठीक है, और 30 मार्क्स होता है। इसका मतलब ये ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन आपको पड़ रहा है कितना, 1 मार्क के लिए, 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली आप देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये भी देखिए 25 क्वेश्चन है और 25 मार्क है, ठीक है। ये भी वन क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क, ठीक है। और ये जनरल अवेयरनेस, नाउ सी दिस इज 15 क्वेश्चंस एंड 15 मार्क्स, सेम 1 मार्क क्वेश्चन। एंड जनरल साइंस 30 एंड 30 मार्क्स, ठीक है, ये भी 1 मार्क का है। तो मतलब एक एक क्वेश्चन आपको एक एक मार्क के लिए दिया जाता है इसमें। एंड रिमेंबर, केयरफुली रिमेंबर दिस वन, देयर इज ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3। अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया तो 1/3 ऑफ दैट क्वेश्चन इज डिडक्टेड, मीन 0.33 मार्क आपको नेगेटिव में जाता है, आप कोई गलत आंसर दिया तो किसी सवाल का, ठीक है। देयर इज ए प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग, क्लियरली मेंशन किया है, ठीक है। तो आपको ये पहले क्या है, पूरा आपको CBT 1 100 क्वेश्चन होता है आपको 100 मार्क्स के लिए। तो इसमें एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क का है, और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 का, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप तैयारी करने के टाइम पे, while you are preparing for the examination, आप ऐसा करेंगे ना, तो आप टाइम मेंटेन करना। 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम है, ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको टाइम है 1 आवर 30 मिनट्स, ठीक है। इसमें आप देखा जाएगा टोटल मिनट्स में 90 मिनट्स का टाइम आपके पास है कि 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास कितना है, 90 मिनट्स टाइम है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन के लिए लेस देन 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व करना है एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो इधर मैं आपको एक ट्रिप बता देता हूँ, व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग एट द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि आप तैयारी का टाइम पे ही ऐसा करेंगे ना, तो आप कोई प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस ले रहे सॉल्व करने के लिए, सपोज आप 50 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस के लिए लिया हुआ है, सॉल्व करने के लिए बैठ गए, तो बेटर आप टाइम के साथ बैठ लीजिए। तो आप वॉच में टाइम सेट कर लो या मोबाइल पे टाइम सेट कर लो, ठीक है। तो ऐसा है कि ये 50 क्वेश्चंस 50 मिनट्स के अंदर ही, मैं 50 मिनट्स तक भी नहीं जाने दे रहा हूँ, ठीक है, लेस देन 50 मिनट्स के अंदर ही ये तो 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के ट्राई कीजिए। ओके, शुरू में थोड़ा दिक्कत होता ही है, बट यू मेक इट एज ए हैबिट ऑफ कंप्लीटिंग द क्वेश्चन विद इन टाइम, ठीक है ना। ये आपको लास्ट में आपको बहुत अच्छा फायदा करेगा एग्जाम पे, ठीक है ना, क्योंकि अभी से आदत बनाते जाओगे ना छोटे छोटे चीज़ों को, तो आपको फाइनल एग्जाम में आपको बहुत अच्छा सा टाइम फैक्टर आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। उससे क्या है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो, तो उससे आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने का चांसेस है, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व करना है। तो 100 क्वेश्चन के लिए आपको 100 मार्क्स है, और आपका टाइम कितना है, 90 मिनट्स है। तो ये CBT 1 एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। अभी आइए इस पे मिनिमम क्वालिफाइंग इसमें कैसा होता है, ठीक है। आप बताया था ना अभी CBT 1 आपको 100 मार्क्स का होता है, तो इसमें आपको मिनिमम क्राइटेरिया मीट करना है, वो कि जनरल के लिए 40% ऑफ दी मार्क्स लाना पड़ेगा। मतलब आउट ऑफ टोटल मार्क्स 100 आपको 40 मार्क्स जनरल कैटेगरी वाले लाना पड़ेगा इसमें। तो ये आपका क्वालिफाइंग नहीं है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग है, ठीक है। ये कट ऑफ तो अलग होगा CBT के लिए।
65 या 70 75 ऐसा कुछ होगा, लेकिन आप ये 40 तो क्रॉस होना ही है। दिस इज द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर आरआरबी सीबीटी 1 के लिए, ठीक है। और ऐसा ही ओबीसी के लिए 30%, मतलब 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। और इसमें एससी के लिए सेम 30 मार्क्स, एसटी के लिए 25 मार्क्स से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है, ठीक है ना। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना ही होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे सीबीटी 1 का सिलेबस, है ना। सीबीटी 1 का हम बताया ना 100 क्वेश्चंस है। 100 क्वेश्चन में आपको देखिए 4 टॉपिक्स दिया है सिलेबस में। एक है मैथमेटिक्स है, ओके। दूसरा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये तो पहले देख चुका है हमने सिलेबस। जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन भी हम देख चुका है पिछले साइड में। इसमें 30 25, ओके। और जनरल अवेयरनेस से आपको 15 क्वेश्चंस देगा, ओके। जनरल साइंस से आपको 30 क्वेश्चंस देगा। देखिए इधर आपको क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स है। मैथमेटिक्स से 30, जनरल इंटेलिजेंस से 25, एंड यहाँ से जनरल अवेयरनेस 15 एंड जनरल साइंस 30। यहाँ पे आपको क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही दे दिया है कि इतना क्वेश्चंस देंगे ही इस टॉपिक से, ठीक है। तो आप भी ये वेटेज के हिसाब से भी तैयारी करना है। ऐसा नहीं कि मतलब शुरू से पकड़ के लास्ट तक आ जाएंगे, ऐसा नहीं। पहले कौन सा वेटेज वाला देखिए, पहले आप देखा जाए तो मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन है। इसमें जो दिया हुआ टॉपिक्स आपको लेस देन 20 टॉपिक्स के अराउंड दिया है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब कंपलसरी एक टॉपिक्स तो क्वेश्चंस आएगा ही है। तो ये आपको ये पूरा सिलेबस कवर करके जाना है। और इसमें एक फ़ायदा है कि मैथमेटिक्स में आप इसमें जो कॉन्सेप्चुअली पढ़ेगा ना, तो वो क्वेश्चन आप पक्का 100% श्योर देगा कि आप मतलब करेक्ट आंसर निकालेगा, है ना। तो इसमें आप तैयारी में ऐसा करेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको। मैं बताया था ना, आप टाइम में एक लिमिट लेके क्वेश्चंस ले लेना, ऐसा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और उसके साथ टाइम मेंटेन करके पढ़ेगा ना, तो ये आपको अच्छा कॉन्फिडेंस देगा कि भाई हाँ इसमें हम 30 मार्क्स लाएंगे ही है, ठीक है ना। तो ये हो गया। एंड नेक्स्ट सेम रीजनिंग देखो 25 क्वेश्चन है भाई, ये तो ईजी है। रीजनिंग तो बच्चे भी कर सकता है, ऐसा आरआरबी जेईई का रीजनिंग तो ऐसा ईजी होता है, बस थोड़ा सा माइंड गेम होता है। आप इसको अच्छी तरह करेंगे ना तो 25 आउट ऑफ 25 आप निकालने के चांसेस हैं। तो मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, 30 प्लस 25, ठीक है, टोटल 55 मार्क्स आपके हाथ में है ऑलरेडी। बस आपको इतना करना है कि थोड़ा सा उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, उसके अच्छे से मतलब समझना है कॉन्सेप्ट को। तो क्वेश्चंस में आपको कोई भी मतलब टाइम मेंटेन करके करेगा ना, तो कोई गलत होने के चांसेस नहीं है। आप 100% श्योर हो गए कि भाई ये आंसर मेरा राइट करेक्ट है, तो इसमें मेरा मार्क्स फुल है, ठीक है ना। और उसके बाद आप आ जाइए जनरल साइंस। देखिए भाई ये इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस में आपको है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस। ये तीनों उन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन किया हुआ है कि भाई ये सीबीएसई सिलेबस से ही देंगे हम क्वेश्चंस अप टू 10th क्लास। आप सिंपली ऐसा कर लो, आप एनसीईआरटीज पकड़ लो। एनसीईआरटी है ना, ये 10th क्लास स्टूडेंट्स होता है उसका, 6 to 10th क्लास का एनसीईआरटीज पकड़ लेना। ये तीनों स्पेशली तीनों पर्टिकुलरली मेंशन किया है। आप कई सारी साइंस बुक जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने पर्टिकुलरली सिलेबस मेंशन किया, सीबीएसई सिलेबस अप टू 10th क्लास। आप एनसीईआरटीज ले लेंगे ना तो ये पूरा सिलेबस आपको उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी आप एक चैप्टर पढ़ेगा ना तो उसके पीछे ही क्वेश्चंस रहेगा, चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज रहेगा, सॉल्व्ड एग्जांपल्स रहेगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा। तो उसी को सॉल्व करो, उसी में से आपको मैक्सिमम चांसेस मिलेगा आने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी इजीली आप 30 मार्क्स, आप 30 से आउट ऑफ 30 आप 20 तक तो ट्राई कर सकते, 20-25 तो आराम से कर सकते हो, थोड़ा मतलब ध्यान दे के पढ़ देंगे तो, ठीक है ना। अभी अब हम आते हैं यार जनरल अवेयरनेस। इसमें देखो ये मेंशन किया है 3 लाइनें, लेकिन इनका सिलेबस देखा जाए तो 3 बड़ा बुक से बराबर होता है जनरली, ओके। तो इसमें हमको करना है, इसमें आप मतलब एक अच्छा सा एक सोर्स पकड़ लेना ताकि ये पूरा सिलेबस कवर हो जाए। ये 3 लाइन जो है ना, तो ये 3 लाइन का सिलेबस जो भी देखो, करंट अफेयर्स है, इंडियन जियोग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री है, ये सब कुछ मतलब एक बुक में आपको पैकेज जैसा मिलता है। सो बेटर यू प्रेफर दैट बुक, ठीक है। तो आप ये बुक से आप कवर करेंगे ना तो मैक्सिमम वो, क्योंकि इसमें डायनेमिक होता है क्वेश्चंस। आप कितना भी अच्छे से बुक पढ़ के जाओ, क्वेश्चंस थोड़ा उधर थोड़ा आपको गड़बड़ी लगता है कि थोड़ा घुमा के पूछ लेना, यू गेट कंफ्यूज्ड, है ना। सो बेटर यू टेक वन स्टैंडर्ड बुक फॉर दिस पर्टिकुलर जनरल अवेयरनेस, ओके। पहले प्रियॉरिटी आपको देना है मैथ्स का,
नेक्स्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, एंड उसके बाद जनरल साइंस का, एंड फाइनली लास्ट में देना भाई ये 15 मार्क का, ठीक है ना। तो ये आपको CBT 1 क्लियर करने के लिए एक बेसिक फंडा है, ठीक है ना। तो आप ऐसा तैयार करेंगे ना तो डेफिनेटली यू क्लियर दिस CBT 1 एग्जामिनेशन हियर इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट हम देखा जाए तो CBT 2 में क्या होता है स्ट्रैटेजी। CBT 2 में आप देखा जाए तो हम इसमें सिलेबस देखिए भाई, सिलेबस आप देख लेंगे। CBT 2 के लिए जनरल अवेयरनेस होता है, ये तो जनरल अवेयरनेस CBT 1 में भी देखा है ना हमने। CBT 1 मैं इसमें लिख रहा हूँ, CBT 1 में मतलब ये CBT 1 में भी है ये सिलेबस। और ये फिजिक्स केमिस्ट्री देखो ये भी CBT 1 में है ना, और CBT 2 में भी है ये दोनों टॉपिक। एंड इधर देखो ये बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ओके, नेक्स्ट बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। ये थोड़ा नया टॉपिक से आपको CBT 2 के लिए, ठीक है। तो इसको भी आपको अच्छे से मतलब सोर्स मिल जाएगा। अब क्वेश्चन से इतना बड़ा बड़ा नहीं पूछेगा, तो बेसिक एरियाज में आपको देखो इधर बेसिक्स दिया हुआ है, तो बेसिक्स दिया है तो इसका मतलब क्या है, आपको फंडामेंटल्स में ग्रिप होना चाहिए। आप इन डेप्थ में नहीं जाना चाहिए, आपको फंडामेंटल बेसिक एरियाज कवर करना है। कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन, ये जो इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, इसमें आपको बेसिक एरियाज को कवर करना है। तो वो कैसा कवर करना है वो उसका सिलेबस हम देखेंगे ना, तब हम बता देंगे। नाउ इसमें टेक्निकल एबिलिटी भाई ये है यार मेन, इस CBT 2 का आप हार्ट मान लीजिए, हार्ट ऑफ द CBT 2 इज द टेक्निकल एबिलिटीज। आप इसमें देखा जाए तो देखो जनरल अवेयरनेस पे 15 क्वेश्चंस पूछेगा 15 मार्क्स के लिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री से 15 मार्क्स आएगा, 15 क्वेश्चंस पूछेगा। और इसमें देखो 10 क्वेश्चंस, इसमें बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट 10 क्वेश्चन, और इसमें देखिए टेक्निकल एबिलिटीज में भाई ये है मोर वेटेज 100 क्वेश्चन से। आप टोटल देखा जाए तो 150 क्वेश्चन से, ठीक है। टोटल मार्क्स आपको कितना 150 मार्क्स, मतलब आप ये 150 मार्क्स एग्जाम CBT 2 में आपका डिसाइडिंग फैक्टर आ गया टेक्निकल एबिलिटीज, ठीक है। आपका जो रिलेवेंट स्ट्रीम है, जो इलेक्ट्रिकल हो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जो भी रिलेवेंट स्ट्रीम है आपका, उस स्ट्रीम से आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें बहुत स्ट्रांग रहेंगे ना, टेक्निकल आपका नॉलेज बेसिक से ही कवर करना है और बहुत बेसिक एरिया से ही कवर करना है, ठीक है। टेक्निकल में हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे टेक्निकल का, उसमें क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है, उसमें कैसा कवर करना है, कौन सा टॉपिक्स में मोर फोकस रखना है, दैट आई विल डिस्कस, ओके। मैं वो भी बता देता हूँ आपको, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ध्यान इस पर देना है टेक्निकल एरिया में, क्योंकि देखो 100 क्वेश्चन से 100 मार्क्स के लिए, ठीक है ना। तो इसमें भी देखिए आपको नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रख लेना। इसमें देयर इज ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 नेगेटिव मार्किंग, मतलब 0.33 का नेगेटिव इधर भी है, CBT 1 में भी है, CBT 2 में भी है, ठीक है ना। तो आपको इसमें मेन फोकस टेक्निकल एबिलिटीज में करना है। और इसमें देखिए, इसमें एक और प्लस पॉइंट आपको बता देता हूँ कि हम CBT 1 में जो भी सिलेबस देखा है, जो भी सिलेबस तैयार करके हम CBT 2 तक पहुँचा है, वो सिलेबस CBT 2 में भी है। दैट इज ये वाला जनरल अवेयरनेस एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। उसमें लाइफ साइंस एक्स्ट्रा है CBT 1 में, लेकिन इधर लाइफ साइंस हटा दिया। तो आप ना फिजिक्स केमिस्ट्री जब तैयारी करेगा ना CBSE 10th क्लास का, तो आप ऐसा कर लेना कि मतलब आप CBT 2 फोकस में कर लीजिएगा तैयारी, ताकि आपको बार बार मतलब अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सो वाइल प्रिपेयरिंग फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री फ्रॉम द CBSE सिलेबस, तो यू प्रिपेयर स्मॉल नोट्स, ताकि आपको CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए काम आ जाए, ठीक है ना। तो ऐसा आप तैयार करेगा ना तो इधर फायदा हो जाएगा इसके लिए। और जनरल अवेयरनेस भी सेम है, तो मैं बताया था ना एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिएगा, तो उसी में आप अच्छे से उसी को मतलब पढ़ते जाना। CBT 2 के भी उतना मतलब थोड़ा सा पूछेगा है, आप CBT 1 क्वेश्चंस देखने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई क्वेश्चन लेवल क्या है, तो उससे आपको CBT 2 के लिए एक आइडिया बन जाएगा। हाँ ठीक है भाई, जनरल CBT 1 में ऐसा पूछा है और 2 में ऐसा पूछने के चांसेस होगा, तो अपने आप एक कैलकुलेशन में रहेगा, तो उससे आपको फ़ायदा होगा कि तैयारी कैसा करना है CBT 2 के लिए, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग दी CBT 2 एग्जाम पैटर्न, ठीक है ना। तो सिलेबस ये है, और इसमें देखा जाए तो इसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, मिनिमम सेम ऐसा ही है, 40% मिनिमम लाना ही है जनरल कैटेगरी वाले को, और OBC को सेम 30, SC को 30 एंड ST को 25% मिनिमम लाना है। और इधर एक और इम्पॉर्टेंट नोट है, ये बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इधर एक दिया गया कि वर्चुअल कैलकुलेटर विल बी अवेलेबल ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, ऐसा करके दिया है।
मतलब ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसमें आपको वर्चुअल कैलकुलेटर है CBT 2 में। तो इसका मतलब क्या है, तो आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस पूछेगा ही है इसमें। छोटा कैलकुलेशंस हो, थोड़ा बिग नंबर में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐसा हो, या स्क्वायर रूट क्यूब रूट हो, छोटा छोटा जो कैलकुलेशंस है आप उसके लिए आपको एक वर्चुअल कैलकुलेटर भी दिया जाएगा कंप्यूटर स्क्रीन में ही, ऐसा कोने में आएगा। ठीक है, ऐसा कोने में एक कंप्यूटर वर्चुअल कैलकुलेटर मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसका जो CBT 2 के लिए तैयारी करने के टाइम पे आप ऑनलाइन एग्जाम्स में फोकस करिएगा, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट में फोकस करिएगा, ताकि क्या है ना, आपको ये जो वर्चुअल कैलकुलेटर अवेलेबिलिटी रहेगा और आप भी एग्जाम ओरिएंटेशन में तैयारी कर सकता है। क्योंकि आप CBT 2 के लिए आप ऑफकोर्स कंप्यूटर में ही देना है टेस्ट, तो है ना। तो इसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले लीजिए, तो उसमें आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस करने के टाइम पे आप मतलब कैलकुलेशन कैसा करना है, उसमें एक्सपोनेंशियल टर्म्स कैसा निकालना है, या फिर ये रूट्स कैसे निकालना है, ये सब चीज़ आप वर्चुअल कैलकुलेटर में आप एक हैबिट बना सकता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट हम आ जाएंगे इस CBT सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो हम जैसा पहले CBT 1 का सिलेबस देखा जाए तो वैसा CBT 2 का सिलेबस है। इसमें देखिए तो जनरल नॉलेज एक है और फिजिक्स केमिस्ट्री, ये मैं बताया था ना, ये दोनों CBT 1 में भी दिया हुआ है। एंड इसमें देखिए बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ओके, इसमें क्या है देखो, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, ऐसा करके बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, इसमें आपको बेसिक एरियाज में ही आइडिया रखना है। जो सिलेबस दिया हुआ है वो सिलेबस को आप पहले अच्छी सी स्टडी कर लेना, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप नोट्स तैयार कर लेना, क्योंकि ये तो बहुत वास्ट है सिलेबस। कंप्यूटर एप्लीकेशंस आप बुक लेने जाएंगे ना तो बुक में कई सारी चीज़ें होता है, बट नो नीड टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, नो नीड टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिक एरियाज पे कवर करना है। सो इसके लिए आप अपना मतलब आप गूगल यूज़ कर सकते हो, या फिर छोटा बुक्स मतलब बेसिक बुक्स, डिप्लोमा लेवल का बुक्स आप प्रेफर कर सकते हो का, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके। ठीक है ना। तो उसके बाद बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन, यह भी सेम आपके इसको जो भी टॉपिक्स दिया हुआ है ये दोनों के लिए एक ही है, कॉमन आइडिया है कि जो भी टॉपिक्स उन्होंने दिया है, सो बेटर यू फोकस ऑन दोज टॉपिक्स। आप अलग से जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसी टॉपिक्स को आप मतलब आप अच्छी सी गूगल करो या फिर बुक्स प्रेफर करो, तो उसमें आपको ये वाला कवर हो जाएगा। ठीक है ना। सो ये आपका CBT 2 का जो पहले 4 टॉपिक्स है। और नेक्स्ट इसमें आता है हमारा मेन एरिया, दैट इज टेक्निकल एबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, टेक्निकल एबिलिटी देखिए, अब इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये अभी मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या टॉपिक्स होता है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना पड़ता है। और इलेक्ट्रिकल का जो टेक्निकल एबिलिटी सिलेबस भी है, तो हमारा साथ सौरव कुमार सर भी अवेलेबल है, वो इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करता है। सो सर विल कम एंड डिस्कस द टॉपिक्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टेक्निकल एबिलिटीज में इलेक्ट्रिकल सिलेबस क्या है। ठीक है ना। तो पहले इसी के बारे में बता देता हूँ। इसमें टेक्निकल एबिलिटीज में देखा जाए तो मैं बताया ना, इसमें कितना क्वेश्चन आने वाला है, 100 क्वेश्चन। कितने मार्क्स के लिए, 100 मार्क्स के लिए। ठीक है ना। तो आपको ईच एंड एवरी टॉपिक इसमें देखिए, देखा जाए तो इधर 5 है, इधर 5, मत टोटल 10 टॉपिक्स है। आप समझ सकते हो 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। ठीक है ना। तो 10 सब्जेक्ट से आपको 100 क्वेश्चंस आएगा। इसका मतलब है एक एक सब्जेक्ट से आपको 10 क्वेश्चंस तक आने का चांसेस है। ठीक है ना। तो ये आपको बहुत अच्छा प्रायोरिटी देने वाला सेक्शन है टेक्निकल एबिलिटी, क्योंकि जो पहले हम जो 4 टॉपिक्स है उसमें आप कितना भी बेसिक कवर करो, आप इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट होता है तो उसमें थोड़ा बेसिक नॉलेज रहेगा, और उसमें से क्वेश्चंस पूछा गया तो थोड़ा डिफिकल्ट में क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो उसमें आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं रख सकता कि ये क्वेश्चन में पक्का है। लेकिन इसमें जो टेक्निकल एबिलिटीज़ जो है ना, ये आप लोग 3 साल डिप्लोमा हो या फिर 4 साल बीटेक हो, जिसमें आपने अच्छे से क्लियर किया होगा और इसमें अच्छे से पढ़ा होगा, इसके ऊपर एग्जाम्स भी लिखे होंगे आप, मतलब सब कुछ मतलब टेक्निकल एरियाज में आप पूरा फिट रहे होंगे अभी तक। ठीक है ना। तो अभी से आप इसमें कैसा टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज कैसा कवर करना है, लेट मी डिस्कस। ओके, पहले देखा जाए तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स में आपको छोटा छोटा कंपोनेंट्स के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि ये होता है ना
ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लाइक ट्रांजिस्टर हो, डायोड हो, या फिर कनेक्टर्स हो, ओके, रिलेस हो, ऐसा मतलब छोटा छोटा चीज़ें है ना, उसके बारे में आपको जानकारी करनी पड़ेगी इसमें बेसिक एरियाज में। तो उसमें कहाँ कहाँ यूज़ करता है, उसका क्या है, उसको कितना कितना स्टेज में उसको डेवलप करता है, ये सब चीज़ इसमें कवर होता है। ठीक है, सेकंड में देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्क्यूट्स। इसमें भी देखो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्क्यूट्स, इसमें आपको आ जाएगा सेमीकंडक्टर फिजिक्स एक आएगा, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, ओके। नेक्स्ट इसमें पीएन जंक्शन डायोड भी इसी में आएगा, डायोड के बारे में भी आप जान सकते हो। और इसमें ट्रांजिस्टर के बारे में आता है, ठीक है, मॉसफेट, फेट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी आता है इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्क्यूट्स, ये नाम के अंदर ही आपको नियरली 5-6 टॉपिक्स इन्वॉल्व होता है। सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, पीएन जंक्शन है, ट्रांजिस्टर है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, फेट है, मॉसफेट है ना। इसमें आपको बेसिक एरियाज में कवर करना है कि ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर क्या होता है, कितना रीजन्स होता है उसमें, मॉसफेट का क्या क्या ऑपरेशन मोड्स होता है, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड का एप्लीकेशंस क्या होता है, फॉरवर्ड बायस का एप्लीकेशन, रिवर्स बायस का एप्लीकेशन इसमें क्या होता है। सेमीकंडक्टर फिजिक्स में देखा जाए तो आप एन टाइप, पी टाइप मटेरियल्स और डिफरेंट कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स के बारे में होता है ना। तो ऐसा मतलब आपको बिल्कुल बेसिक ही टच करेगा, लेकिन थोड़ा वाइडली टच करेगा, बेसिक एरिया से थोड़ा वाइडली आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखा जाए तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बहुत अच्छे से इजी टॉपिक्स होता है, आप मार्क्स गेन करने वाला। एक तो बुलियन अलजेब्रा होता है, ठीक है, बुलियन अलजेब्रा। नेक्स्ट लॉजिक गेट्स के ऊपर एंड गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, ऐसा। नेक्स्ट इसमें देखा जाए तो कॉम्बिनेशन सर्किट्स होता है, हाफ एडर, फुल एडर। नेक्स्ट उसमें सीक्वेंशियल सर्किट्स होता है, फ्लिप फ्लॉप्स होता है उसमें, जे के फ्लॉप, टी फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, है ना। तो इसमें लॉजिक फैमिलीज भी इसी में आता है। लॉजिक फैमिलीज में आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा लॉजिक फैमिली फास्टेस्ट है, कौन सा लॉजिक फैमिली स्लोएस्ट है, कौन सा लॉजिक फैमिली में आपको एंड गेट ऑपरेशन मिलता है। ठीक है, ये सब चीज़ मतलब इसमें इंक्लूड होता है। ये बहुत इजी सी रिमेंबर करने वाला टॉपिक्स है, सो यू नो नीड टू फील डिफिकल्ट वाइल लर्निंग दिस सब्जेक्ट, है ना। तो ये सब्जेक्ट में आपको इतना टफ नहीं, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट पढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट लीनियर इंटीग्रेटेड सर्क्यूट। इसमें देखिए, इसमें देखा जाए तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स प्ले करता है वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऑप एम्प बोलता है, ऑप एम्प, ठीक है, ऑप एम्प होता है इसमें। नेक्स्ट इसमें फीडबैक एम्पलीफायर्स भी होता है। नेक्स्ट इसमें आप देखा जाए तो फिर एक मल्टी वाइब्रेटर्स भी होता है, ट्रिपल फेज टाइमर्स भी होता है, ऐसा डिफरेंट एरियाज होता है। ठीक है ना। और इसमें देखो माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, आप मेनली फोकस करना है इसमें 8085 एंड 8086। ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर से आपको बेसिक्स देता है इसी में। माइक्रो प्रोसेसर एंड 8051 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है, क्योंकि डिप्लोमा लेवल एग्जामिनेशन है ना, तो ये वाला माइक्रो कंट्रोलर ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेक्निकल एरियाज में 5 सब्जेक्ट। और नेक्स्ट 5 देखेंगे हम। इसमें देखो इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स। इसमें देखो, इसमें एरर एनालिसिस में आपको डेफिनेटली पूछेगा ये क्वेश्चन, एरर एनालिसिस से आपको क्वेश्चन पूछेगा ये। उसके बाद तो मेजरिंग एक्सटेंशन रेंजेस, दैट में रेजिस्टेंस मेजरमेंट, कैपेसिटेंस मेजरमेंट, इंडक्टेंस मेजरमेंट। इसमें सीधा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ब्रिड्ज यूज्ड फॉर व्हिच ब्रिड्ज इज यूज्ड फॉर द कैपेसिटेंस मेजरमेंट, which bridge is used for the resistance measurement, लो रेजिस्टेंस के लिए कौन सा, ओके, हाई रेजिस्टेंस के लिए कौन सा यूज़ करता है। सो ये पूछा जाता है इसमें। ठीक है, और इसमें मेन एरिया है आपको कवर करने वाला एरिया जो मैं बता रहा हूँ वो है ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, ट्रांसड्यूसर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपको सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है कि कौन सा ट्रांसड्यूसर कौन सा काम के लिए यूज करता है। एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस होता है इसमें। सीधा ट्रांसड्यूसर से आपको पूछा जाता है कि ये वाला कौन सा टैकोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वाट, ऐसा। ठीक है, तो इसमें फोर्स ट्रांसड्यूसर क्या होता है, प्रेशर ट्रांसड्यूसर क्या होता है, टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर, आरटीडी कैसा यूज करता है। ठीक है, ये सब चीज़ होता है। और नेक्स्ट इसमें जो कवर करने वाला टॉपिक आपको जो है सीआरओ। ठीक है, इससे भी आपको मतलब सीधा क्वेश्चंस पूछा जाता है कि उसका कंस्ट्रक्शन में सीआरओ कंस्ट्रक्शन क्या है, उसमें कौन सा
कौन सा डिफ्लेक्शन प्लेट्स वगैरह, उसका उसका यूज़ क्या है, वो उधर रे कैसा, मतलब इलेक्ट्रॉन बीम उसमें कैसा फ्लो होता है, क्या क्या होता है, ये सब चीज़ इसमें कवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसमें देखिए कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपको वेल अवेयरनेस होना चाहिए एनालॉग कम्युनिकेशन के बारे में। एनालॉग कम्युनिकेशन इसमें इसमें होता है एएम होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, रिसीवर्स। ठीक है, इसमें आपको वो एरियाज कवर करना है, बेसिक्स ओनली। वो देखो डीमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम के लिए क्या यूज़ करता है, एफएम एएम डीमॉड्यूलेशन के क्या होता है, मॉड्यूलेशन टेक्निक्स क्या होता है उसमें। ठीक है, एसएसबी क्या होता है, डीएसबी क्या होता है, ये सब बेसिक एरियाज में कवर करना है आपको। न्यूमेरिकल्स भी स्मॉल स्मॉल सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं बताया था ना इसमें वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड है, तो इसका मतलब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछने का है संभावना। ठीक है ना, तो आपको न्यूमेरिकल एरियाज में भी आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी टच करना है। और इसमें डिजिटल कम्युनिकेशन में आप देखा जाए तो पीसीएम एक होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन। ओके, इसमें एएसके, एफएसके, ऐसा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, ऐसा टेक्निक से होता है, सीडीएमए, टीडीएमए, ये सब चीज़ मतलब इसी में कवर होता है। तो आपको वो एरियाज में बेसिक आइडिया तो होना चाहिए। उसमें कोई छोटा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, सो आप उसको सॉल्व करना ही है, वो फार्मूला से आपको याद रहना है। ठीक है ना। और इसके बाद आ गया डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। ये हो जाएगा आपको, मतलब मेन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और स्ट्राइट अवे क्वेश्चन आता है इसमें। उसको लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क बेस्ड क्वेश्चंस होता है इसमें। आपको ओएसआई लेयर में वो चल जाता है, कौन सा लेयर क्या करता है, एप्लीकेशन क्या है उसका, ये इसमें कवर होता है। नेक्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये बेसिक प्रोग्रामिंग कवर करता है। लाइक आप सी थोड़ा बेसिक आइडिया होता है तो सी लैंग्वेज का, तो ये कवर हो जाता है सी लैंग्वेज। ये बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप देखे जाए तो इसमें सर्क्यूट थ्योरी इन्वॉल्व होता है। और नेटवर्क में बेसिक नेटवर्क्स होता है, बेसिक्स होता है इसमें। स्मॉल नेटवर्क आपको दिया जाता है, उसमें करंट कितना है, वोल्टेज कितना है, पावर कितना कंज्यूम हो रहा है, पावर कितना डिलीवर हो रहा है, ये पूछा जाता है। इसमें थ्योरम्स भी होता है, थोड़ा सा स्टडी स्टेट एनालिसिस भी होता है इसमें। ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क, ऐसा मतलब बेसिक एरियाज इसमें कवर होता है। ठीक है ना, ये पूरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है। आप ये सिलेबस हाथ में रहेंगे ना तो यू डेफिनेटली गेट 100 मार्क्स। इसमें आपको कोई गुंजाइश नहीं है, तो इसमें आप 100 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो। ठीक है ना। सो दिस इज रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक सिलेबस। अब हम डिस्कस करेंगे सीबीटी टू इलेक्ट्रिकल सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो इसमें आप देखा जाए तो पहले ये था बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। ये देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसमें आपको आएगा रेसिस्टेंस के बारे में पूछेगा, इंडक्टेंस के बारे में पूछेगा, कैपेसिटेंस, ओके, इसका यूनिट्स पूछेगा, इसके ऊपर जो भी छोटा छोटा क्वेश्चन है वो पूछेगा। उसके बाद इसमें आएगा करंट कैलकुलेशन, वोल्टेज कैलकुलेशन एंड पावर कैलकुलेशन, ये सब चीज ये बेसिक कॉन्सेप्ट में कवर होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखा जाए तो सर्क्यूट लॉ। सर्क्यूट लॉ इसमें स्मॉल केवीएल बेस्ड, किक ऑफ वोल्टेज लॉ, केसीएल, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है इसमें आएगा। इसमें स्मॉल टाइप ऑफ थ्योरम्स भी पूछा जाएगा बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट केसीएल एंड केवीएल के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखा जाए तो मैग्नेटिक सर्क्यूट। मैग्नेटिक सर्क्यूट इसमें आपको ये पूछा जाएगा, फ्लक्स पूछा जाएगा, और उसके बाद एमएमएफ के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, डिफरेंट ऑफ कंडक्टर्स देगा, उसके ऊपर आपका करंट कैसा कैलकुलेट करना है, सोलेनोइडल कंडक्टर हो, सर्कुलर कंडक्टर हो, या फिर स्पेरिकल कंडक्टर जो भी है, तो उसका करंट कैलकुलेशन कैसा आएगा, उसमें क्या कैसे तरीके से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऐसा यूज करके आपको करंट डायरेक्शन ऐसा फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें आपको मैग्नेटिक कपल्ड सर्क्यूट्स भी इसी में देगा। कपल डॉट कन्वेंशन जो है, स्मॉल एग्जांपल्स होता है ना, तो वो भी इसमें आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है एसी फंडामेंटल्स। एसी फंडामेंटल्स आपको कोई वेव फॉर्म देगा, कोई लाइक वेव फॉर्म एक लाइक ऐसा ट्रायंगुलर वेव फॉर्म जैसा देगा। ठीक है, तो इसमें आपको पूछा जाएगा एवरेज वैल्यू क्या होता है, पीक वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, ऐसा मतलब डिफरेंट वेव फॉर्म्स देगा, या फिर इक्वेशंस देगा, करंट वोल्टेज इक्वेशंस। तो उसके बारे में आपको एवरेज वैल्यू निकालना है, आरएमएस वैल्यू निकालना है, ये सब इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको सीरीज आरएलसी सर्क्यूट भी पूछा जाएगा।
रेजोनेंस में आता है ना सीरीज आरएलसी सर्क्यूट और पैरेलल आरएलसी सर्क्यूट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब चीज मतलब एसी फंडामेंटल्स में कवर हो जाता है। सिंपल टैंक सर्क्यूट देता है, उसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सब चीज इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें देखा जाए तो पावर मेजरमेंट है, सिंगल फेज, थ्री फेज पावर मेजरमेंट है, एक्टिव रिएक्टिव पावर मेजरमेंट। नेक्स्ट एनर्जी मेजरमेंट, 2 वाट मीटर मेथड, सिंगल वाट मीटर मेथड, एनर्जी कैलकुलेशंस कैसा पूछा जाता है, और मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फेज, कोई फेज एंगल, ये सब चीज इसमें पूछा जाता है। और इसके अलावा वोल्टेज, करंट ऑफ ए मूविंग कॉइल मीटर, नेक्स्ट मूविंग आयरन मीटर, ऐसा मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट इसमें देखा जाए तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको कवर होता है पीएन जंक्शन डायोड कवर होता है, ट्रांजिस्टर के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फेट और मासफेट, ये दोनों मतलब इसमें से आपको क्वेश्चंस आता ही है। वो बेसिक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चंस पूछा जाता है, फेट, मासफेट एंड बीजेटी, ठीक है। तो ये सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इसमें पूछा जाता है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, ये फेट का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स होता है फॉर्मूला बेस्ड, लाइक एनोड वोल्टेज, ऐसा मतलब पीएन जंक्शन डायोड आप ले लिया तो फॉरवर्ड करंट कैसा कैलकुलेट करना है, या फिर उसका वोल्टेज ड्रॉप कैसा कैलकुलेट करना है, ये सब चीज़ आपको इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाला, इसमें देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आपको देखा जाए तो इसमें पूछा जाता है कि डीसी मशीन्स का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, एक कंस्ट्रक्शन का ऊपर क्वेश्चन से, और उसका प्रिंसिपल्स ऑफ मोटर्स, जनरेटर्स, ये सब चीज इसमें पूछा जाता है। और इसमें आपको सिंगल फेज एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर का ऊपर भी क्वेश्चन आता है, इसमें उसका कंस्ट्रक्शन क्या, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सब के ऊपर इसमें आता है। नेक्स्ट सिंक्रोनस मशीन्स, उसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब चीज मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट आप देखा जाए तो सिंक्रोनस मशीन सेम, इसमें सिंक्रोनस ईएमएफ कैलकुलेशंस है, या फिर इसमें इसका कंस्ट्रक्शन जो भी है, इसका वेरियस टाइप ऑफ मशीन्स है, उसका एप्लीकेशन है, ये मैक्सिमम तरफ एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है आपका जो कोर एरियाज पे, ठीक है। इसमें जनरेशन एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भी सेम, इसमें भी एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपको थ्योरी पढ़ के जाना है और ये बेसिक एप्लीकेशन के ऊपर आपको वर्कआउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें आपको ज्यादा डेप्थ नहीं पूछेगा, न्यूमेरिकल ज्यादा डेप्थ नहीं पूछेगा, इसको एप्लीकेशन ओरिएंटेड पूछेगा। जनरेशन और ट्रांसमिशन में क्या क्या प्रिंसिपल्स यूज करता है, कैसा मतलब ट्रांसमिट करता है, कैसा पावर जनरेशन कैसा करता है, ये सब चीज इसमें आपको पूछा जाता है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इसके लिए आपको मतलब एक प्लांट, एक इलेक्ट्रिक, एक करंट प्लांट इंस्टॉलेशन के लिए कॉस्टिंग कैसा होता है, एस्टिमेशन क्या होता है, वो उधर क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेना पड़ता है, ठीक है। ये सब चीज आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें आपको क्या क्या डिवाइसेस यूज करता है आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिट करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। लाइक केबल्स क्या है, इसको केबल फॉल्टिंग क्या है, उसके ऊपर क्या वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस क्या होता है, वो ये सब चीज आपको यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टॉपिक्स में कवर करता है। सो आप इसमें देखा जाए तो सीबीटी सिलेबस में मेन कोर एरियाज में आपको एप्लीकेशन ओरिएंटेड भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एज ए थ्योरी क्वेश्चंस तो आपको होता ही है, थ्योरी बुक कोई भी रिफर करता है तो आपको थ्योरी क्वेश्चंस आराम से कर सकता है, लेकिन इसमें एप्लीकेशन ओरिएंटेड भी आपको देखना चाहिए था, ताकि मतलब आपका जो जेई एग्जाम है वो मेन एप्लीकेशन ओरिएंटेड बेस्ड होता है। मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा कि आपका रोल क्या है उसमें, आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको कौन सा रोल प्ले करता है, तो वो रोल के लिए आपको ये इसमें कौन सा इसमें ग्रिप होना है, तो एप्लीकेशंस में, ठीक है। तो ये सब चीजें CB2 सिलेबस फॉर इलेक्ट्रिकल जेई आरआरबी जेई के लिए, राइट फ्रेंड्स। सी अभी बताया था ना CBT2 में क्या क्या सिलेबस होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए पर्टिकुलरली क्या क्या सिलेबस होता है टेक्निकल में, वो हम डिस्कस किए थे यहाँ पे। तो आपको अभी तक पता चल गए होंगे कि कौन सा एरिया पे ज्यादा फोकस करना है, दैट इज टेक्निकल एबिलिटी फॉर CBT2 में प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सिलेक्शन। ओके, आपका सिलेक्शन के लिए मेन रोल प्ले करने वाला चीज क्या है, टेक्निकल एबिलिटीज का पार्ट है CBT2 में। तो आपको उसको अच्छी तरफ से आप अपने तरफ से तैयारी करते रहना, ठीक है। तो उसको आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है CBT2 के लिए, आप अभी से मतलब स्टार्ट कर लीजिए। आपका सिलेबस थोड़ा वेस्ट दिखता है, तो आप अपना हैंड से खुद का नोट्स बनाओगे ना, सो इट विल मेक इजी वाइल एट द टाइम ऑफ रिविजन, ठीक है ना।
तो आप CBT 1 और CBT 2 क्लियर करने के बाद मैं बताया था ना आपको, नेक्स्ट स्टेज 3 और 4 हमारा पास है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, एक स्टेज 3 का। और इसमें देखिए आप इसको, इसमें क्या होता है ना, आपको बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है, दैट इज 10th क्लास SSC सर्टिफिकेट आपके पास है, फोटो ID प्रूफ वगैरह, 10th 12th अगर के ग्रेजुएशन मार्कशीट्स होना है, ये सब चीज़ मतलब आपके पास पहले ही होता है, तो है ना। तो यू नीड टू कलेक्ट ऑल दीज थिंग्स एट वन प्लेस, है ना। आपके पास अभी कोई डिग्री का सर्टिफिकेट कॉलेज से नहीं लिया है तो आप कलेक्ट करके रखना है, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको इजीली ये सब दिखा सके, ठीक है ना। तो ये इधर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये स्टेज है। और उसके बाद आएंगे मेडिकल। देखिए ये तो फाइनल स्टेज है भाई, लेकिन ये एक बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये कुछ ऐसा पिछले ऐसा कुछ केसेस भी था कि तीनों स्टेज कंप्लीट करके मेडिकल में पीछे आ गया कुछ स्टूडेंट्स, ये भी केसेस है। क्योंकि क्या है ना, उनका मेडिकल में क्या है ना, कुछ कुछ एरियाज पे वो फेल हो जाता है, लाइक आई साइट में कलर ब्लाइंडनेस वगैरह उनको है, तो वो क्या है ना, वो क्या है ना, पहले वो उसके अवेयरनेस नहीं रहता है, उसका फिजिकल मेजरमेंट्स में हो या फिर कोई अंदर कोई इश्यू है, हेल्थ इश्यू, वो पहले ठीक नहीं करता है। वो क्या होता है ना, वो लास्ट में इसमें मेडिकल में ये जो मेडिकल कंडक्ट करने वाला होता है, RRB बोर्ड ही कंडक्ट करता है मेडिकल एग्जामिनेशन, ओके। उनका हॉस्पिटल्स होता है, उसी के अंदर ये मेडिकल टेस्ट वगैरह कर रहता है और अच्छे से करता है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल फिट रहना है। तो इसके लिए क्या है ना, आपके पास अभी कोई मतलब इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है, बेटर यू क्यूर नाउ इटसेल्फ, ओके ना। उसके ऊपर आप मतलब आप डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट करिए, ताकि आपका कलर ब्लाइंडनेस का इशू हो या फिर कोई छोटा छोटा इश्यूज है, वो आपको फाइनली ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको मेडिकल के बाद आप क्या है ना, यू आर एलिजिबल टू अपॉइंट एज ए जूनियर इंजीनियर इन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। RRB JEE में आप सिलेक्शन हो जाता है। तो उसके बाद क्या है, देख लो इसमें क्या क्या रोल्स है। मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक्स से सिलेक्शन होता है तो क्या रोल होता है, आप इलेक्ट्रिकल से JEE बनता है तो क्या रोल होता है उसमें, ये देखेंगे। देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से आप मतलब सिलेक्शन होता है ना JEE के लिए, तो आपको एंटर जॉब करने एरिया पे यहाँ पे होता है कि टू ओवरसी द सिग्नलिंग इंस्टॉलेशन ऑफ द स्टेशंस, ठीक है। तो वहाँ पे अगर कोई भी रेलवे स्टेशन आप देखा जाए तो क्या होता है ना, उधर मेनली सिग्नलिंग एरिया पे होता है काम। आप देखा जाता है ना, तो रेड लाइट हो ग्रीन लाइट हो, या फिर अंदर आप अगर एक बार स्टेशन में सब स्टेशन में जाके देखा जाए तो वो पूरा मतलब ये सिग्नलिंग एरियाज पे ही होता है काम, ठीक है। तो उधर अच्छी तरफ का आपको इक्विपमेंट पे काम करना होता है सिग्नलिंग एरियाज में, ठीक है ना। और दूसरा इसमें आपको होता है फाइनलाइजिंग द वर्क बजट प्रपोजल रेवेन्यू एंड पीरियोडिक रिव्यू, है ना। तो आप अपने एरिया पे अगर सभी जूनियर इंजीनियर बन जाता है तो उसमें आपको ही बजट तैयार करना पड़ता है कि भाई इसमें क्या क्या इक्विपमेंट का ज़रूरत है, क्योंकि इसके लिए कितना बजट होता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट का क्या स्टेटस है, वो पूरा रिव्यू आपको मतलब आप ही फाइनलाइज करेंगे, ठीक है ना। तो आपका ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इन JEE एग्जाम, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिकल के बारे में आएंगे। इलेक्ट्रिकल में देखिए आप JEE सिलेक्शन हो जाता है ना, तो आप देखो इसमें मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स देखता है ना, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, उसको मेंटेनेंस में भी आपका जॉब लगता है। एंड नेक्स्ट ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये इक्विपमेंट ओवरहेड एंड लाइट एंड एयर कंडीशनिंग ऑफ द ट्रेन लाइटिंग, ठीक है। तो ये एरिया से आपको वर्क करने एरिया से ये वंस यू आर अपॉइंटेड एज ए JEE, तो इस एरियाज पे आपको काम करना है। नेक्स्ट सेफगार्डिंग एंड प्रोड्यूसिंग द मेनलैंड EMUs इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, है ना। तो ये पूरा आप ही का हाथ में आता है, मेंटेनेंस और सेफगार्डिंग के ये वाला मेन इक्विपमेंट को आप ही का अंदर रहता है, ठीक है। मेंटेनिंग एंड मॉनिटरिंग वैल्यूएबल इक्विपमेंट्स, ये सब चीज़ मतलब उधर जो भी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होता है, नया नया इक्विपमेंट आता है, तो उसको आप ही के अंडर होता है, ठीक है ना। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो एक एरिया का JEE बन जाता है तो वो पूरा एरिया आप ही के अंदर रहता है, तो उसका पूरा ये सब चीज़ का मेंटेनेंस आप ही करता है, ठीक है ना। तो ये है आपका अलग अलग रोल है स्ट्रीम वाइज। नेक्स्ट हम देखा जाएंगे इसमें करियर ग्रोथ क्या होता है। सबका मैं मतलब सब लोग सोचता है कि चलो यार JEE तो बन गया, आगे क्या है, सो व्हाट वी बिकम नेक्स्ट, हम आगे क्या बन सकता है। देखिए इसमें आपको प्रमोशन तो होता ही है, आपको मतलब टाइम के हिसाब से प्रमोशन तो होता ही है, लाइक इफ़ यू कंप्लीटेड 5 years प्लस, ओके, आपको प्रमोशन तो मिलेगा ही है, ठीक है ना।
आपको 5 ईयर के अंदर भी 5 ईयर के अंदर भी आपको प्रमोशन हो सकता है बेस्ड ऑन डिपार्टमेंटल टेस्ट। एक डिपार्टमेंटल टेस्ट कंडक्ट करता है, तो उस टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे ना, तो आपको 5 ईयर से पहले ही आपको ये प्रमोशन मिल जाता है। ठीक है, एक बार प्रमोशन मिलने के बाद आपका कौन सा पोस्ट होता है, सीनियर इंजीनियर। अभी तक आप जूनियर इंजीनियर है ना, तो आपका नेक्स्ट स्टेज जो है सीनियर इंजीनियर। उसके बाद देखिए असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर। ठीक है, उसके बाद डिविजनल इंजीनियर एंड सीनियर डिविजनल इंजीनियर तक आप जा सकता है। ठीक है ना, तो ये है स्टेजेस वाइज आपका जो प्रमोशन जो होता है, ये वाला है। तो आप मतलब अच्छे परफॉर्म करेंगे, आप उधर भी व्हेन यू आर ज्वाइनिंग एज ए जेई, आप उधर भी अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको उधर भी आपका बेहतर फ्यूचर बनेगा। सो यू कैन क्रिएट योर फ्यूचर देयर इन, यू कैन गो अप टू सीनियर डिविजनल इंजीनियर। ठीक है, ये ग्रुप ए का सर्विस होता है, इधर तक आप जा सकता है। ठीक है ना, तो आप अभी ये वाला ध्यान रख लेना, आगे जो फ्यूचर है आपका, इसमें आप वर्कआउट करना है। आप एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस आपको ये टेस्ट में कैसा परफॉर्म करना है सिखाता है। ठीक है ना, तो टाइम विल टीच यू। ओके, सो बेटर यू गो अलॉन्ग विद द टाइम with your hard work. ठीक है, that will really make you a solid engineer in the railway board. There are no secrets to success. सक्सेस के लिए कोई सीक्रेट्स नहीं होता है। इसका मीनिंग देखिए, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेल्यूर। है ना, सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं हो, किसी के पास भी नहीं है। कोई बता दिया तो वो गलत है। सक्सेस ऑलवेज कम्स विथ योर हार्ड वर्क, विथ योर पैशन। गेटिंग, आप कितना हार्ड वर्क करेंगे, आप कितना फेल्यूर से सीखेंगे, उतना आप आगे जाओगे। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, एंड दिस इज़ रिगार्डिंग द आरआरबी जेई एग्ज़ाम। तो आप ये सब चीज़ याद रख लेना, तो आप तैयारी अभी से शुरू कर लेना। सो डोंट वेट टिल दी नोटिफिकेशन आएंगे तभी करेंगे हम, ऐसा मतलब मत रखना। ठीक है, आप अभी से शुरू करना। सिलेबस तो देखा जाए ना, कितना वास्ट सिलेबस है, तो अभी से आप करते रहेंगे ना, सो यू आर द वेरी गुड कॉम्पिटिटर। है ना, तो आपका जो भी साथी है उससे आप आगे रहते हैं, तो तैयारी अच्छे से कर लेना। So whenever there is a notification, definitely we will make another video regarding the application submission and all. Okay, so good luck friends, all the best.